हेलो गाइज, आज की इस नई वीडियो में हम बीएससी पार्ट थर्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2021 में, आप देख सकते हैं बीएससी पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2021। ये क्वेश्चन पेपर है बीएससी फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 का। तो ये जो वीडियो है आज का, ये एक सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर ये वीडियो है। यानी एक सब्सक्राइबर्स ने कमेंट करके कहा था कि उनका जो एग्ज़ाम हुआ था उन्होंने क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे, तो उनको आंसर की चाहिए। तो आज की इस वीडियो में बीएससी पार्ट थर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, तो उसके हम फिजिक्स का पेपर के, तो उसका हम कुछ आंसर की देखेंगे, कुछ क्वेश्चन के। तो चलिए देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है वो डी है और जो पेपर कोड है वो 286 है। तो आप देख सकते हैं पेपर कोड 286 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया था 2021 में, तो उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। जिनका एग्ज़ाम हुआ था, मैंने बता दिया पेपर कोड क्या है और फिजिक्स का ये पेपर है। और इसमें जो टाइमिंग था वो 1.5 घंटे का टाइम मिला था और टोटल क्वेश्चन इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन ही करने हैं। तो 100 क्वेश्चन टोटल हैं, आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन करने हैं। तो आप चेक जरूर कर लीजिएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, तो उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पर लगातार आपको ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझको सेंड कर सकते हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप उसी व्हाट्सअप नंबर पर अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं और आप को आंसर की मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को हम देख लेते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, जिसमें से सिर्फ आपको 50 क्वेश्चन के ही आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्थायित्व गुणांक एस का आदर्श मान होता है। तो हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन नहीं देंगे, सिर्फ इसमें हम सिर्फ आपको आंसर की बताएंगे, यानी कौन से क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट आंसर है, सिर्फ यही डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो जिन्होंने कमेंट किया था, उन्होंने कहा था सिर्फ हमको आंसर की चाहिए, आप इसका सोल्यूशन या एक्सप्लेनेशन किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ हम आंसर की बताएंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को टिक किया था तो उनका क्वेश्चन सही है और उनको इसमें मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ट्रांजिस्टर को लोड रेखा तथा निर्गम अभिलाक्षणिक के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दूसरा का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप इंग्लिश से भी आंसर देना चाहें तो आपको लेफ्ट साइड में क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा इंग्लिश से, यानी यहाँ पे हिंदी से है और यहाँ पे इंग्लिश से क्वेश्चन है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी में आप आंसर दे सकते हैं। तो क्वेश्चन सेम ही है दोनों तरफ, चाहे आप हिंदी में दें चाहे आपको इंग्लिश में दें, तो जो आपको भाषा समझ में आती है आप उसमें दें। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए तथा ए आर के बीच सही संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन बी इसको टिक किया था उनके क्वेश्चन का आंसर सही है। अगर आपको इसका सोल्यूशन भी चाहिए पूरा स्टेप बाय स्टेप, इनको कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे इसके आसपास की चीज़ें जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, खास करके जो 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम उसका वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, JFET में ड्रेन धारा अधिकतम होगी जब VGS का मान, यहाँ पे जो VGS है वो ग्राउंड स्टेट का वोल्टेज है या विभव है। ऑप्शन ए ऋणात्मक होगा, ऑप्शन बी शून्य होगा, ऑप्शन सी धनात्मक होगा, ऑप्शन डी VP के बराबर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब इसका जो ग्राउंड स्टेट का वोल्टेज है या विभव है वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, JFET की इनपुट प्रतिबाधा की कोटि निम्न में से कितनी होती है। ऑप्शन ए 100 ओम, ऑप्शन बी 100 किलो ओम, ऑप्शन सी 100 मेगा ओम, ऑप्शन डी 1 मेगा ओम। तो जो JFET का जो फुल फॉर्म होता है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है। और जो JFET जो इनपुट प्रतिबाधा की जो कोटि होती है वो लगभग 10 की पावर 10 ओम होता है। तो यहाँ पे जो मेगा है वो बताता है 10 की पावर 6, और यहाँ पे 100 मेगा ओम है, तो यहाँ पे 10 की पावर 6 + 2 है, 10 की पावर 8 ऑर्डर का होता है। तो लगभग ये 10 की पावर 8 या 9 या 10 की पावर 10 ओम का होता है। तो JFET की इनपुट प्रतिबाधा की कोटि निम्न में से कितनी होती है। तो सबसे मैक्सिमम जो है वो ऑप्शन सी ही है, 100 मेगा ओम। यहाँ पे ऑप्शन ए है 100 ओम, ये रोंग है। ऑप्शन बी भी इसका रोंग है, 100 किलो ओम। ऑप्शन डी भी इसका रोंग है, 10 की पावर 6 ओम। तो जो मैक्सिमम होता है लगभग 10 की पावर 8 या 10 की पावर 9 ओम के आर्डर का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन AC को DC में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है SCR, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्वेश्चन नंबर 6 का इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो हमारा रेक्टिफायर होता है तो रेक्टिफायर एसी को डीसी में चेंज करता है। तो यहाँ पे रेक्टिफायर कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है एससीआर, ऑप्शन डी है नॉन। तो यहाँ पर रेक्टिफायर नहीं है किसी भी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन डी, जिन स्टूडेंट ने भी आंसर सही किया होगा उनका क्वेश्चन सही है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में कितने डायोड प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 1। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेतु पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 4 डायोड उपयोग में लाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता लगभग कितनी होती है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 40.5%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 96.2%। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 40.5%। यानी अर्ध तरंग दृष्टिकारी में जो दक्षता होती है वो लगभग 40.5% होता है और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में 81.2% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जो यानी जो एफिशिएंसी है हाल्फ वेव रेक्टिफायर की, तो एफिशिएंसी जो होती है हाल्फ वेव रेक्टिफायर की वो 40.5% होता है और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो एफिशिएंसी होती है वो 81.2% होता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी सही किया था उनका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है GFET में यदि VGS को 4.8 वोल्ट से 6.8 वोल्ट किया जाता है तो ड्रेन धारा 0.8 मिली एम्पियर से 1.0 मिली एम्पियर में परिवर्तित हो जाती है। तो ड्रेन प्रतिरोध का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4.8 किलो ओम, ऑप्शन बी 6.8 किलो ओम, ऑप्शन सी 6.0 किलो ओम, ऑप्शन डी 10 किलो ओम। तो यहाँ एक सिंपल सा फार्मूला है। सिंपल से फार्मूले में आपको सिर्फ वैल्यू पुट कर इसका आंसर निकाल लेना था। तो जिन स्टूडेंट ने इसमें जिनको पता था इसका फार्मूला, यानी जो ड्रेन रेजिस्टेंस होता है वो इक्वल टू होता है चेंज ड्रेन सोर्स वोल्टेज अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट। तो ये फार्मूला है। तो जिन स्टूडेंट का ये फार्मूला मालूम था तो सिर्फ उसमें आपको फार्मूला पे वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व कर लेना था और इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा 10 किलो ओम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको ये सोल्यूशन भी चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 का तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको डिटेल आपको सोल्यूशन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है, टोटल 100 क्वेश्चन है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 100 तक के पूरे डिटेल सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ कमेंट करना है बस, और कुछ नहीं। तो आप कमेंट जरूर करिए अगर आपको सोल्यूशन चाहिए। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका 10। क्वेश्चन नंबर 10 है GFET का अवगुण है या जो डिसएडवांटेज है। तो आपको GFET के जितने भी एडवांटेज है ये पता होना चाहिए और इसके क्या क्या डिसएडवांटेज है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आपको जितने भी एडवांटेज है डिसएडवांटेज ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए है शोर स्तर ज़्यादा, ऑप्शन बी कम लाभ बैंड चौड़ाई गुणनफल, ऑप्शन सी निम्न निवेशी प्रतिबाधा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 इंग्लिश में है JFET हैज डिसएडवांटेज ऑफ, ऑप्शन ए बीइंग नॉइजी, ऑप्शन बी हाउसिंग स्मॉल गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट, ऑप्शन सी है हैविंग लो इनपुट इम्पिडेंस, ऑप्शन डी है नन। तो थोड़ा हम डिस्कस भी कर लेते हैं। तो जो इसका एडवांटेज होता है GFET का, तो जो ऑप्शन यानी जो एडवांटेज है वो फर्स्ट नंबर पर है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ऑप्शन यानी नंबर सेकंड पर है हाई इनपुट इम्पिडेंस। जैसे हैं आपको इसका जितने भी सारे डिसएडवांटेज है और एडवांटेज है आपको ये पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है MOSFET की निवेशी प्रतिबाधा होती है। ऑप्शन ए GFET से कम परंतु BJT से अधिक, ऑप्शन बी JFET से अधिक परंतु BJT से कम, ऑप्शन सी है JFET तथा BJT दोनों से कम, ऑप्शन डी है JFET तथा BJT दोनों से अधिक। तो आपको पहले GFET का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो GFET जो है वो जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है और जो BJT का जो फुल फॉर्म है वो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है नहीं निवेशी प्रतिबाधा होती है। तो पहले हम तीनों का डिस्कस कर लेते हैं। तो MOSFET के जो प्रतिबाधा होती है वो लगभग 10 की पावर 14 के आर्डर की होती है, 10 की पावर 14 आर्डर की। और BJT की 10 की पावर 3 ओम के आर्डर की होती है, 10 की पावर 3 ओम के आर्डर की। और GFET में 10 की पावर 9 ओम के आर्डर की। तो क्वेश्चन में कह रहा है MOSFET की निवेशी प्रतिबाधा होती है तो BJT और JFET दोनों से ही वो अधिक होती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं ऑप्शन इसका कौन सा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, JFET तथा BJT दोनों से अधिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन डी
ऑप्शन डी को सही किया था उनका आंसर सही है और उनको इस क्वेश्चन पर पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की अधिकतम दक्षता होती है। ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 41%, ऑप्शन डी 81.2%। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी एक ही क्वेश्चन पेपर में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी दोनों की अधिकतम दक्षता पूछी है या उसकी जो मैक्सिमम इफिशियंसी पूछा है फुल वेव रेक्टिफायर का और हाल्फ वेव रेक्टिफायर का, दोनों ही क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही किया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 81.2%। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है JFET है। ऑप्शन ए धारा चालित उपकरण, ऑप्शन बी वोल्टेज चालित उपकरण, ऑप्शन सी पावर चालित उपकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्टेज चालित उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। BJT निम्न में से है। ऑप्शन ए एक ध्रुवीय युक्ति, ऑप्शन बी द्विध्रुवीय युक्ति, ऑप्शन सी दोनों एक ध्रुवीय व द्विध्रुवीय युक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा द्विध्रुवीय युक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। वेग के साथ घटता है तथा शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फोटान का विराम द्रव्यमान होता है तो फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान m0 है। जब वह 0.6 c की चाल से चलता है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होगा। ऑप्शन ए 2m0, ऑप्शन बी 4/5 m0, ऑप्शन सी m0, ऑप्शन डी 5/4 m0। तो इसका जो फार्मूला है वो m = m0 अपान √1 - v² / c²। तो इस फार्मूले में आपको जो वेलोसिटी की मैंने v = वो आपको 0.6 c रखे इसको सॉल्व कर लेना है और जो m0 में रिलेशन आएगा तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसका ऑप्शन डी इसका मैच करेगा 5/4 m0। यानी जो m फार्मूला में आप वैल्यू रखेंगे v = जो वैल्यू गिवन थी v = 0.6 c, तो इसको आप रखेंगे तो m की जो वैल्यू आएगी वो 5/4 m0 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लॉरेंज रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में बदल जाता है जब v/c का मान होता है। तो जब v/c का मान 0 के बराबर होता है तो लॉरेंज रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। निम्न में से सही संबंध है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा c+v। क्वेश्चन नंबर 22 है। प्रकाश का पुंज वेग c से दाईं ओर घूमता है, पृथ्वी v वेग से दाईं ओर घूमती है। प्रकाश पुंज की चाल पृथ्वी के सापेक्ष होगी। तो अगर आप कुछ भी इसका आंसर सोचते हैं तो आप कमेंट बॉक्स जरूर बताएं और आप इसको चेक जरूर कर लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा इसका करेक्ट आंसर है। अगर ऑप्शन बी के अलावा कोई और करेक्ट है तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है। दो पाँचों के ऊपरी फलक पर संख्याओं का योग 7 या 11 आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन ए 1/6, ऑप्शन बी 1/18, ऑप्शन सी 2/9, ऑप्शन डी है 1/10। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1/6। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन है n समान सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, न्यूनतम संयोग की प्रायिकता क्या होगी। तो वो 2n होगी। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। n के अधिक मान के लिए स्टर्लिंग का सूत्र है तो वो log n का फैक्टोरियल इक्वल टू होता है n log n - n। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट ने मुझे ये व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर सेंड किया था तो उन्होंने सही ऑप्शन सी इसका सही किया जो कि रॉन्ग आंसर है। तो उनका ऑप्शन सी इसका इस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है। एंट्रोपी एस तथा प्रायिकता डब्ल्यू के बीच बोल्ट्जमैन संबंध है तो ऑप्शन ए है। यानी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एस = k log e पर डब्ल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कला आकाश विभाजित होता है। ऑप्शन ए समूह में, ऑप्शन बी उप समूह में, ऑप्शन सी समुच्चय में, ऑप्शन डी कोष्टिका में। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी वो सेल में डिवाइड होते हैं। फेज स्पेस इज डिवाइडेड इनटू सेल। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। ऊष्मागतिकी
प्रायिकता का मान होगा। तो 4 ऑप्शन गिवन है, इसका जो भी आंसर हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे इसका ऑप्शन ए और बी में कन्फ्यूजन है, यानी 28 का ऑप्शन ए बी, इन्हीं दो में से कोई एक आंसर इसका सही होगा। तो जो भी सही हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, यानी आपका कौन सा इसमें करेक्ट आंसर आ रहा है, ए बी सी डी, कोई भी आपका करेक्ट आंसर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। अगर आपको इसका आंसर नहीं मालूम है तो आप बुक की सहायता से या आप किसी और माध्यम से इसका आप आंसर पता करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। संतुलन की अवस्था में एक निकाय की ऊष्मागतिक प्रायिकता है तो वो अधिकतम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। एक सिक्के को 10 बार उछाले जाने की प्रायिकता क्या होगी यदि हर बार शीर्ष प्राप्त हो। तो एक सिक्का है, उसमें शीर्ष आने की प्रायिकता होती है 1/2 और 10 बार उछालते हैं तो उसकी पावर हम 10 कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है 2f विमीय कलाकाश में कोष्टिकाओं की संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। संवितरण फलन z है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट फार्मूला होगा, यानी z इक्वल टू समीशन ऑफ आई जी आई ई की पावर माइनस बीटा ई आई। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1। एक आदमी 100 मीटर लंबे सीधे ट्रैक पर दौड़ रहा है, आदमी की गति से संबंधित स्वतंत्रता की कोटि होनी चाहिए, तो वो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है एक निकाय जिसका परम ताप T ऊष्मीय साम्य है का दो अवस्थाओं में ऊर्जा अंतर 4.38 इंटू 10⁻21 जूल है तथा इन अवस्थाओं की अपेक्षिक प्रायिकता ई स्क्वायर है। ताप का मान के इक्वल टू, यानी ताप क्या होगा, यहाँ पे के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ऑप्शन ए है 175 केल्विन, ऑप्शन बी है 125 केल्विन, ऑप्शन सी है 173 केल्विन, ऑप्शन डी है 0 केल्विन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आप इसको सॉल्व करके जो भी इसका आंसर आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम का पालन करने वाले अणु होते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है चार अणुओं की चाल 2, 3, 4, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इनकी वर्ग माध्य मूल चाल या आरएमएस स्पीड क्या होगी। तो आपको सिर्फ इसी फॉर्मूले में रखना है VRMS इक्वल टू √V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। जितने भी वेलोसिटी हैं, 4 वेलोसिटी है जिसको हम V3 प्लस V4 तक ले जाएंगे, अगर 5 वेलोसिटी होती है जिसको हम V5 तक ले जाते हैं। तो इसी फार्मूले आपको रखना है और जो भी आंसर आए तो उसको आपको टिक कर देना है। तो इसको जब आप इसमें फार्मूला पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो √54/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है वी बार मतलब जो एवरेज वेलोसिटी है या एवरेज वेग कामा VRMS रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी या वर्ग माध्य मूल चाल तथा VP मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी में निम्न में से कौन सा सही है, यानी 3 में से हमसे पूछा गया रिलेशन। तो इसका क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। हमने जो 2019-20 के जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हैं BSc फाइनल ईयर के, तो उसमें भी हमने ये क्वेश्चन समझाया हुआ है अच्छी प्रकार से। अगर आपने उन सभी वीडियोज़ नहीं देखा है तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उन सभी वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आए थे इस बार 2021 में, तो जो 2019 और 20 का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें से काफ़ी क्वेश्चन मिले हुए हैं। 100 क्वेश्चन में कम से कम आपको 40 से 50 क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट और सेम फार्मूला पर ही मिले हैं और आसपास की चीज़ें भी पूछे गए हैं उसके। तो जो स्टूडेंट 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो उनके लिए 2021 का जो इसका जो सोल्यूशन आएगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो जितना भी हम डिस्कस करेंगे उसमें उसके आसपास की चीज़ें सभी यूजफुल रहेंगी। तो अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका जो सोल्यूशन आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो √8kT/π होता है और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है या RMS की जो स्पीड है वो होती है √3kT/m होता है। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी वो √8kT/πm होता है और जो एवरेज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है या VP या प्रायिकता चाल जो होती है वो √2kT/m होता है। तीनों का फार्मूला यही है। अगर आप इनका रिलेशन निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन ए है वह करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है बोसान का चक्रण है। तो बोसान का चक्रण 0 होता है या 0 होता है या तो फिर पूर्णांक होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी इसका
करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन सी इसका आंसर, यानी जो अल्फा कण होते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो अल्फा कण है उनका जो स्पिन होता है वो 0 होता है और ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करते हैं, इसलिए ये बोसान कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस में इलेक्ट्रॉन की औसत ऊर्जा और फर्मी ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है। तो इसका जो फार्मूला होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गैस में इलेक्ट्रॉन की जो औसत ऊर्जा होती है E0 बार इक्वल टू वो होता है 3/5 इंटू फर्मी एनर्जी के। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, फर्मी डिराक वितरण फलन है Ni इक्वल टू, यहाँ पे जो फर्मी डिराक केस में जो होती है Ni इक्वल टू, उसका जो फार्मूला होता है वो होता है GI/e की पावर अल्फ़ा KT + 1 बीटा I +1 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, वह ताप जिस पर एवरेज वेलोसिटी हाइड्रोजन का दुगना हो जाएगा 300 केल्विन ताप पर एवरेज वेलोसिटी ऑक्सीजन का है। तो वहाँ पे नहीं कितने ताप पर कितना टेम्परेचर हम लें कि उसका जो हाइड्रोजन की जो एवरेज वेलोसिटी है वो ऑक्सीजन की एवरेज वेलोसिटी से दुगना हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 42 को जब हम सॉल्व करेंगे, जो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है, एवरेज वेलोसिटी जो डिपेंड करती है वो रूट टी पे डिपेंड करता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है, सर्वाधिक प्रायिक चाल औसत चाल व वर्ग माध्य मूल चाल के मध्य अनुपात है। तो सबसे जो ज़्यादा स्पीड होती है वो VRMS की होती है, और उसके बाद जो होता है वो एवरेज की होती है, और सबसे कम होती है मोस्ट प्रोबेबल की या प्रायिक चाल की। तो आप इसका रिलेशन निकालेंगे तो इसका तो ऑप्शन सी डी तो रॉन्ग ही हो जाएंगे, ऑप्शन ए बी में कोई एक करेक्ट होगा। तो आप चेक कर लीजिएगा यानी क्वेश्चन नंबर 43 का क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए है या फिर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, एक द्विपरमाणु गैसों के अणु की कुल गतिज ऊर्जा निम्न में से है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1/2 kT। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया सही संबंध क्या है। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का इसमें रिलेशन पूछा गया है। तो दोनों फार्मूला आपको पता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो फार्मूला होता है वो √2 kT/m होता है, और जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी फार्मूला होता है RMS का वो होता है √3 kT/m। जब आप इसका रिलेशन निकालेंगे VMP या VP/VRMS, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो √2/3 होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सोडियम में फर्मी ऊर्जा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फर्मी ताप क्या होगा। यहाँ पे जो के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.38 × 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। 4 ऑप्शन गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमको बताना है। तो जो इसका रिलेशन होता है फर्मी ताप का और फर्मी ऊर्जा के बीच में, तो फर्मी ऊर्जा होती है EF = KT। तो आप इस फार्मूले पर इसको रख कर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपको ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर मिलेगा 3.6 × 10⁴ केल्विन में। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। तो सारे ही बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है, तो आपको थ्योरी मालूम होना चाहिए और कुछ फार्मूले भी मालूम होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, 6 मी कला आकाश कहलाता है वो म्यू स्पेस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, FCC घन का संकुलन गुणांक निम्न में से है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, द पैकिंग फैक्टर्स ऑफ FCC क्यूबिक। तो जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है फेस सेंटर क्यूबिक के लिए या FCC के लिए, तो वो होता है 0.74। तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, एक घनीय जालक में 2 निकटस्थ तलों के मध्य की दूरी निम्न में से है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ECC या बॉडी सेंटर क्यूबिक जालक में प्रति इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या होगी, ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो सिंपल क्यूबिक के केस में परमाणु की संख्या 1 होती है, और फेस सेंटर क्यूबिक में FCC में परमाणु की संख्या 4 होती है, और BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा था BCC जालक में प्रति इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन इसका बी मैच करेगा, यानी जो परमाणु की संख्या होगी वो 2 होती है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन BCC लैटिस, वो होता है 2। तो क्वेश्चन नंबर 50 का इस ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, ब्रैग नियम है, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है ब्रैग्स लॉ इज। तो 4 ऑप्शन गिवन है A B C D। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन डी इसका
आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है एफसीसी में किसी तल के मिलर अंक क्या होंगे जो वाई जेड तल के समानांतर हैं। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है। द मिलर इंडाइसेस ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन इन एफसीसी आर। तो 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन सी इसका क्वेश्चन का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है एक सरल घनी क्रिस्टल की परमाणुविक त्रिज्या निम्न में से है। 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। तो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन डी को सही किए हैं तो उनका क्वेश्चन सही है और उनके मार्क्स पूरा आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है ब्रैग की समीकरण वैध होगी। तो क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेमडा की वैल्यू लेस देन होगी 2d से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है क्वेश्चन नंबर 55 है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट ब्राउलियस जोन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। ये क्वेश्चन हिंदी में सरल घनीय जालक में प्रथम विरलुक जोन का आयतन क्या होगा। तो इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है जिंक HCP संरचना का होता है यदि जिंक परमाणु की त्रिज्या r है तब एकांक कोष्टिका की ऊंचाई होगी। जिंक क्रिस्टलाइजेज इन HCP स्ट्रक्चर इफ r इज द रेडियस ऑफ जिंक एटम द हाइट ऑफ द यूनिट सेल। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। 4 ऑप्शन गिवन है आपको ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंध है। ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो जो हाइड्रोजन बंध होता है उसमें एक इलेक्ट्रो विद्युत ऋणात्मक तत्व और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो यहाँ पे जो फ्लोरीन है वो विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी निम्न में किसमें हाइड्रोजन बंध है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में विच हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑप्शन ए मेथेन, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन डी सिलिकॉन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया था उनका क्वेश्चन का आंसर गलत है। यानी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी के बबल को पूरा भरा है या ऑप्शन सी क्वेश्चन को सही किया है तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन सी आंसर सही है और उनको इस क्वेश्चन का पूरा मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है आचालकों में ऊर्जा अंतराल का मान होता है। ये क्वेश्चन इंग्लिश में एनर्जी गैप इन एन इंसुलेटर इज अबाउट। ऑप्शन ए 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल या इससे कम, ऑप्शन सी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम या इसके बराबर, ऑप्शन डी है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। जैसे जर्मेनियम में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सिलिकॉन में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो अचालकों में ऊर्जा अंतराल का जो मान होता है वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन ए है 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि 1 से बहुत ही कम है, ऑप्शन बी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं, ऑप्शन सी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा नहीं। तो अचालकों में जो ऊर्जा अंतराल का मान होता है वो लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 अर्धचालक की चालकता T = 0 केल्विन पर होगी। ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। ये क्वेश्चन इंग्लिश में द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एट T = 0 डिग्री केल्विन इज। तो उसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है अर्धचालकों में ऊर्जा अंतराल निम्न में से किस आधार का होगा। ऑप्शन ए 6.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन डी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 है हाल नियतांक का मान है। ऑप्शन ए -1/NE, ऑप्शन बी 1/NE, ऑप्शन सी NE, ऑप्शन डी -NE। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। जो हाल नियतांक का मान होता है वो -1/NE के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है क्रोनिंग पेनी मॉडल निम्न में से है। ऑप्शन ए मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, ऑप्शन बी लगभग मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल,
ऑप्शन सी हॉल मॉडल, ऑप्शन डी बोहर मॉडल। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 है, ब्लाच प्रमेय के अनुसार साइन रूट एक्स यानी इसका मान होता है ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 है, फर्मी एनर्जी तथा फर्मी ताप में सही संबंध है। ऑप्शन ए फर्मी एनर्जी इक्वल टू के इंटू फर्मी ताप, ऑप्शन बी है फर्मी एनर्जी इक्वल टू के इंटू 1/TF, यानी 4 ऑप्शन गिवन है। आप देख सकते हैं ए बी सी डी। तो जो फर्मी एनर्जी और फर्मी ताप का जो रिलेशन होता है, फर्मी एनर्जी या फर्मी ऊर्जा इक्वल टू होता है वो कांस्टेंट के इंटू फर्मी ताप। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए इसका आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इंग्लिश में है द रिलेशन बिटवीन EF एंड TF, तो इसका जो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 64 का वो करेक्ट आंसर होगा। तो जिन स्टूडेंट ने ऑप्शन ए को टिक किया है तो उनका क्वेश्चन का आंसर सही है और उनको पूरा मार्क्स मिलेगा। और जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर ए के अलावा कोई भी ऑप्शन को चूज किए हैं तो उनका आंसर इसका गलत है और उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन भी चाहिए, आपको स्टेप बाय स्टेप, तो आप कमेंट जरूर करके बताइए, तो उस पर भी हम वीडियो लाएंगे। तो आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के पूरा सोल्यूशन देंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर देंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है, नाभिक की त्रिज्या निम्न में से किसके समानुपाती होती है। ऑप्शन ए 2 की पावर a की पावर 2/3, ऑप्शन बी a की पावर -2/3, ऑप्शन सी a की पावर 1/3, ऑप्शन डी a की पावर -1/3। तो जो नाभिक की त्रिज्या का जो फार्मूला होता है वो r प्रोपोर्शनल होता है a की पावर 1/3 के, या r इक्वल टू होता है r0 इंटू a की पावर 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन इसका सी आंसर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन इंग्लिश में है द रेडियस ऑफ न्यूक्ली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो वो है a की पावर 1/3 के। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 है, कौन सी संख्या मैजिक संख्या नहीं है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 82। एक क्वेश्चन इंग्लिश में है विच वन इज नॉट मैजिक नंबर। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 82। तो देखते हैं हम जो मैजिक संख्या होती है या मैजिक जो नंबर होता है वो 2, 8, 20, 50, 82 एवं 126, ये जितने भी नंबर है सारे ही मैजिक नंबर हैं। और इसका जो ऑप्शन देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कौन सी संख्या मैजिक संख्या नहीं, तो जो 12 है या जो ऑप्शन बी है वो मैजिक संख्या नहीं है, मैजिक नंबर नहीं है। जो ऑप्शन ए है 8, 50, 82 ये सारे ही मैजिक नंबर्स हैं। जो मैजिक नंबर्स होते हैं वो 2, 8, 20, 50, 82 एवं 126 ये सारे ही मैजिक नंबर्स हैं। और क्वेश्चन में जो ऑप्शन बी है वो 12 है, तो 12 जो है वो मैजिक नंबर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी नाभिक का कोणीय संवेग होता है। तो इसके लिए 4 ऑप्शन गिवन है ए बी सी डी। यही क्वेश्चन इंग्लिश में है द न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम इज। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कोणीय संवेग का फार्मूला होता है, कोणीय संवेग को हम जे से लिखते हैं, तो जे इक्वल टू होता है √I+1 h कट। तो ये कोणीय संवेग का फार्मूला है या एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन देख लेते हैं, तो इसका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, अर्थ आयु टी व 6 नियतांक लेमडा में संबंध है। ऑप्शन ए लेमडा टी इक्वल टू 1, ऑप्शन बी लेमडा टी इक्वल टू 1/2, ऑप्शन सी लेमडा टी इक्वल टू log e/2, ऑप्शन डी लेमडा इक्वल टू log e/2 इंटू टी। तो जो अर्ध आयु टी और 6 नियतांक जो लेमडा में रिलेशन होता है, तो अर्ध आयु टी इक्वल टू होता है 0.693/λ, और इसको हम लिख सकते हैं टी इक्वल टू जो log e/2 की वैल्यू होती है वो 0.693 होता है इक्वल टू लेमडा। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा टी की जो वैल्यू होगी वो log e/2 आएगा। तो देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको सोल्यूशन चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक, तो उस पर बहुत ही जल्द हम वीडियो लेकर आएंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक 1.5
इंटू 10⁻⁹ प्रति सेकेंड है, इसकी औसत आयु होगी। तो जो औसत आयु होती है, औसत आयु क्षय नियतांक का व्युत्क्रम होता है, या औसत आयु इक्वल टू 1/6 क्षय नियतांक। जिसको हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को, तो औसत आयु इक्वल टू 1/6 क्षय नियतांक या 1/1.5 इंटू 10⁻⁹ प्रति सेकेंड है, तो इसमें सेकेंड में आएगा औसत आयु। तो क्वेश्चन नंबर 69 का हम जब व्युत्क्रम करेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, इसका व्युत्क्रम कर देना है। जो औसत आयु का फार्मूला होता है, औसत आयु कर हम टाउ से लिखें तो टाउ इक्वल टू होता है 1/6 क्षय नियतांक या लेमडा। सिर्फ आपको इसमें वैल्यू पुट कर इसको सॉल्व कर लेना है, या आपको 1 से डिवाइड कर देना है, जो भी आंसर आए वो आपको टिक कर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 है। एक रेडियो समस्थानिक की अर्थ आयु 6 वर्ष है, इस तत्व के परिणाम का कितना भाग 24 वर्ष में बचेगा? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 15/16, ऑप्शन सी 1/16, ऑप्शन डी 13/16। तो यहाँ पे जो अर्ध आयु है वो टी 1/2 की वैल्यू 6 वर्ष है, और टोटल कितना है 24 ईयर्स, 24 वर्ष में बचेगा। यानी यहाँ जो टी की जो वैल्यू है टी 1/2 की वैल्यू वो 6 वर्ष है, और जो नंबर ऑफ टोटल है वो 24 वर्ष है। यहाँ पे जो स्मॉल एन की वैल्यू जो आएगी, यानी जो अर्ध आयु कितने बनेंगे, तो यहाँ पे 4 बनेगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू फार्मूला लगाएंगे n इक्वल टू n0 1/2 की पावर n, तो यानी की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4। तो 1/2 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/16 n/n0 की वैल्यू, यानी वो 24 वर्ष के बाद अपने जितना भी उसका है, उसका स्टार्टिंग में जो भी था कोई तत्व, तो उसका वो 1/16 टाइम बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 61 का, क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1/16। तो जिन स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी आंसर चूज किया है, तो उनका क्वेश्चन का आंसर सही है और उनको पूरे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। 8O16 पर ड्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है, इसमें अल्फा कण निकलता है, उत्पाद नाभिक है। ऑप्शन ए 7 नाइट्रोजन 14, ऑप्शन बी 7 नाइट्रोजन 13, ऑप्शन सी 4 बोरान 9, ऑप्शन डी 5 बोरान 10। क्वेश्चन नंबर 71 का जो हम रिएक्शन करेंगे तो जो बनेगा वो 7 नाइट्रोजन 14 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जो इसका इक्वेशन होगा वो 8O16 प्लस ड्यूट्रॉन 1H2, ये रिएक्शन हम कंप्लीट करेंगे तो हमें मिलेगा 7 नाइट्रोजन 14। यहाँ पे अल्फ़ा कण निकल रहा है, अल्फ़ा कण निकल रहा है मतलब इसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होगी। तो जो बनेगा प्रोडक्ट वो बनेगा ऑप्शन ए। तो क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, संलयन निम्न में से किसे बनाने में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोजन बम, ऑप्शन बी परमाणु बम, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन बम, ऑप्शन डी सामान्य बम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन बम। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, नाभिकीय विखंडन को निम्न में से किस मॉडल से समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए थॉमसन मॉडल से, ऑप्शन बी लिक्विड ड्रॉप मॉडल, ऑप्शन सी रदरफोर्ड मॉडल, ऑप्शन डी बोहर मॉडल। तो क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा बोहर मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से किसका विखंडन ऊष्मीय न्यूट्रॉन से किया जा सकता है? ऑप्शन ए यूरेनियम 235, ऑप्शन बी यूरेनियम 238, ऑप्शन सी प्लूटोनियम 238, ऑप्शन डी थोरोनियम 232। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यदि m परमाणु द्रव्यमान तथा a द्रव्यमान संख्या हो तो m-a/m को कहा जाता है। ऑप्शन ए बंधन ऊर्जा, ऑप्शन बी फर्मी ऊर्जा, ऑप्शन सी द्रव्यमान दोष, ऑप्शन डी संकुलन गुणांक। तो क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। निम्न में से किसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए भारी जल, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। तो मंदक के रूप में हम भारी जल का प्रयोग करते हैं, चाहे वो नाभिकीय रिएक्टर हो या कोई सा भी। तो क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसको मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो वो है ऑप्शन ए भारी जल। तो क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 है।
म्यू मेसान निम्न में से किस परिवार का सदस्य है? तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो म्यू मेसान है वो मेसान परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, फोटान का चक्रण होता है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3/2। तो फोटान का चक्रण 0 होता है, शून्य होता है, और ये बोस आइंस्टीन सांख्यिकी को ओबे करता है, और जो फोटान है वो बोसान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्न में से किसको जीएम गणित से संसूचित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अल्फा कण, ऑप्शन बी न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी प्रोटानो, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, अल्फा कण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है, मेसान कणों का द्रव्यमान होता है, ऑप्शन ए लेप्टान से कम, ऑप्शन बी है बैरियान से ज़्यादा, ऑप्शन सी है लेप्टान व बैरियान के बीच में, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेप्टान व बैरियान के बीच में, यानी लेप्टान और बैरियान के बीच में होता है मेसान कणों का द्रव्यमान। तो सबसे ज़्यादा जो द्रव्यमान होता है वो बैरियान्स का होता है, बैरियान्स का सबसे ज़्यादा होता है द्रव्यमान, उससे कम होता है मेसॉन्स का या मेसॉन का, और फिर उससे कम होता है लेप्टॉन्स का। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है तीनों का, आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा बैरियान्स का, फिर उससे कम मेसॉन्स का, फिर उससे कम लेप्टॉन्स का। तो ये द्रव्यमान का घटता हुआ क्रम है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। तो क्वेश्चन नंबर 81 है, पीएन संधि में विभव प्राचीर की कोटि निम्न में से होती है? ऑप्शन ए 0.01 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.05 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.1 वोल्ट, ऑप्शन डी 1.0 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 81 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 0.1 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 है, पीएन संधि में अवक्षय परत निम्न में से किससे बनती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन से, ऑप्शन बी आवेश वाहकों के विसरण से, ऑप्शन सी अपद्रव्य आवनों के स्थानांतरण से, ऑप्शन डी कोटरों के अनुगमन से। तो क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में डायोड समीकरण है, तो 4 ऑप्शन गिवन है, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 83 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 है, जेनर डायोड में धारा का प्रवाह निम्न में से किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, ऑप्शन बी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, ऑप्शन सी दोनों ए और बी के कारण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 है, अधिक मात्रा में अपमिश्रित संधि डायोड में ऑप्शन ए जेनर विभव कम होगा, ऑप्शन बी एवलांस विभव ज़्यादा होगा, ऑप्शन सी अवक्षय परत पतली होगी, ऑप्शन डी क्षरण धारा कम होगी। तो क्वेश्चन नंबर 85 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जेनर विभव कम होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है, आंतर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी समान रहती है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी आंतर अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी चालकता बढ़ती है। एक क्वेश्चन इंग्लिश में है, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स देन द कंडक्टिविटी इंक्रीज। तो क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 है, सामान्यतः जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से किसमें किया जाता है? ऑप्शन ए अग्र अभिनति में, ऑप्शन बी बिना अभिनति में, ऑप्शन सी उत्क्रम अभिनति में, ऑप्शन डी अग्र अभिनति व उत्क्रम अभिनति में से किसी भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्क्रम अभिनति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए साधारण डायोड में, ऑप्शन बी जेनर डायोड में, ऑप्शन सी ट्यूनल डायोड में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ट्यूनल डायोड, या इसको हिंदी में कहते हैं टनल डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 है, जेनर डायोड का प्रयोग निम्न में से किसमें होता है? ऑप्शन ए दृष्टिकरण के लिए, ऑप्शन बी नियत धारा युक्त के रूप में, ऑप्शन सी नियत वोल्टेज युक्त के रूप में, ऑप्शन डी रेडियो सिग्नलों के मॉड्यूलर में। तो क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, नियत वोल्टेज युक्त के रूप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 है, आई IB और IC में संबंध है। यहाँ पे जो IE है वो इमीटर की करंट है या आधार धारा है, और जो IB है वो बेस करंट है। IE जो है वो उत्सर्जक धारा है, IB आधार धारा है, और जो IC है वो संग्राहक धारा है। तो आधार धारा को IB से लिखे हैं और IE को उत्सर्जक धारा से, और IC को कलेक्टर या संग्राहक धारा। जो इमीटर करंट है और बेस करंट और कलेक्टर करंट, जो तीनों का रिलेशन होता है IE IB IC का,
बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। यहाँ पे जो आई ई है उत्सर्जक धारा या एमीटर करंट जो उसकी वैल्यू होती है वो आई बी बेस करंट या आधार धारा प्लस आई सी संग्राहक धारा या कलेक्टर करंट के इक्वल होता है। तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। देख लेते हैं इसका जो ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन इसका आप चेक कर लीजिए। इसका जो ऑप्शन आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। तो यहाँ पे जो आई ई है वो एमीटर करंट है और जो आई बी है वो बेस करंट है और जो आई सी है वो संग्राहक करंट है या संग्राहक धारा है। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला था। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, चाहे आप जब भी एग्जाम दें। पेपर कोई टफ नहीं आता है, एकदम सिंपल से आपसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जैसे क्लास 12 का अगर आपने इसको क्लास 12 में पढ़ा होगा ये फार्मूला, तो आपको क्लास 12 के ही बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं एग्जाम में। अगर आपका 100 क्वेश्चन है तो आपको 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन तो जरूर ही क्लास 12 के रहते हैं और आपके बीएससी लेवल के कुछ क्वेश्चन रहते हैं वो जो कि बहुत ही ईजी रहते हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91 है, अल्फा तथा बीटा में संबंध है। ऑप्शन ए अल्फा इक्वल टू 1 बीटा, ऑप्शन बी बीटा इक्वल टू 1 अल्फा, ऑप्शन सी 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस बीटा इक्वल टू 1, ऑप्शन डी 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी जो बीटा अल्फा में रिलेशन होता है, बीटा इक्वल टू होता है अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो आप यहाँ पे जो ऑप्शन डी है 1 माइनस अल्फा एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस बीटा। तो आप यहाँ बीटा की स्थान पर अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा करेंगे, यानी इसको आप लिखेंगे 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 के बराबर आएगी। आप इसको सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, इसका जो ऑप्शन डी होगा वही करेक्ट आंसर होगा। और इसको आप सॉल्व करेंगे 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा के स्थान पे बीटा की वैल्यू जो है वो अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 के इक्वल आएगा। इसको मैंने अभी सॉल्व किया था, मेरा भी 1 के इक्वल आ रहा है। अगर आप करेंगे तो आपका भी 1 के बराबर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92 है, अल्फा का मान निम्न में से होता है। ऑप्शन ए बीटा के बराबर, ऑप्शन बी बीटा से अधिक, ऑप्शन सी बीटा से कम परंतु 1 से अधिक, ऑप्शन डी बीटा से कम परंतु 1 से कम। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा मैं आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आप इसको कर लें। जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है या जो अल्फ़ा का फार्मूला होता है वो डेल्टा आई सी या आई सी अपान आई ई होता है। और यहाँ पे जो बीटा इक्वल टू होता है, बीटा इक्वल टू वो डेल्टा आई सी अपान डेल्टा आई बी होता है। और आपने ये फार्मूला जरूर देखा होगा, अभी मैंने ऊपर भी आपको डिस्कस किया कि जो डेल्टा आई ई है, डेल्टा आई ई इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। तो यहाँ से आप जान गए होंगे जो डेल्टा आई ई है, डेल्टा आई ई वो बड़ा है किससे, डेल्टा आई बी से। तो आप जान लेंगे कि यहाँ पे जो अल्फ़ा की वैल्यू वो ज़्यादा होगी बीटा से। तो सिर्फ आपको इसी फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो भी आंसर है तो आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने आपको हिंट दे दिया, आप यहीं से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93 है, H11 की इकाई होती है। तो इसका जो इकाई होती है, जो इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में सही संबंध है। 4 ऑप्शन गिवन है। तो आपको इसको जो भी आंसर हो तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका कौन सा करेक्ट आंसर होगा या इसका जो सही रिलेशन है फार्मूले का वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो भी आंसर हो तो आपको इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, एक ट्रांजिस्टर के लिए बीटा इक्वल टू 40 एवं 25 माइक्रो एम्पियर है, तब आई ई का मान होगा। तो आपको सिर्फ फार्मूला पे इसको भी रखकर वैल्यू क्वेश्चन बताना है। इसका जो ऑप्शन डी होगा वह करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1.025 मिली एम्पियर। अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए या आप कमेंट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं आपको डिटेल सोल्यूशन दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सारे क्वेश्चन आपको मैं एक्सप्लेन करके एक एक चीज़ आपको बता दूंगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 96 है, यदि एवं ट्रांजिस्टर के लिए अल्फा इक्वल टू 0.9 हो तो उसके लिए बीटा का मान होता है। तो जो भी हमने आपको फार्मूला बताया था अल्फा बीटा में रिलेशन, बीटा इक्वल टू अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा। तो आप यहाँ पे अल्फा के स्थान पे 0.9 रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 96 का आपको जो आंसर आएगा वो 9.0 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 है, ट्रांजिस्टर में पीएन संधियों की संख्या कितनी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, ट्रांजिस्टर में आधार धारा आई बी का मान क्या होगा यदि अल्फा इक्वल टू 0.99, आई सी ओ इक्वल टू 5 माइक्रो एम्पियर तथा आई ई इक्वल टू 5 मिली एम्पियर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 है, लोड लाइन वक्र किस किस के बीच खींचा जाता है। ऑप्शन ए आई सी तथा वी सी सी, ऑप्शन बी आई सी तथा वी सी ई,
ऑप्शन सी IE तथा VBE, ऑप्शन सी IC तथा VBE। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, लोड लाइन इज ए कर्व प्लॉटेड बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जो लोड लाइन का जो कर्व है वो खींचा जाता है IC तथा VCE के बीच में। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100, उभयनिष्ठ उत्सर्जक परिपथ में इनपुट तथा आउटपुट वोल्टताओं में कलांतर होता है। तो जो इसका कलांतर होता है इनपुट आउटपुट का, तो वो रिवर्स होता है, यानी यहाँ पे जो 180 डिग्री का होता है वो कलांतर। तो क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन हमने बताए आपको आंसर की, वो सारे ही आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर पाएँ। तो जितने भी बताए गए ऑप्शन है ये सारे ही करेक्ट हैं। अगर आपको किसी में लगता है कि रॉन्ग आंसर है, जो भी उसका करेक्ट आंसर है, तो आप ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के सोल्यूशन ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने क्या कौन कौन से टिक किए हैं, कौन कौन से ऑप्शन चूज किए हैं। तो आपके टोटल 100 क्वेश्चन इसमें है, क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन है और आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन के ही आंसर देना है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपके 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका मार्क्स क्या बन रहा है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए या आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इसका डिटेल सोल्यूशन चाहिए या नहीं। अगर डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में एस लिखें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द वीडियो लाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के डिटेल सोल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन, और जो उसके आसपास की चीज़ें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पेपर कोई हार्ड नहीं आता, एकदम ईजी सा क्वेश्चन आता है। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे फार्मूले। और आप जब भी एग्जाम दे रहे हो तो उसके 2-3 साल के आपके क्वेश्चन पेपर जो हुए हैं उसका आपको सोल्यूशन मालूम होना चाहिए। याद नहीं होना चाहिए, सिर्फ मालूम होना चाहिए। अगर आपको याद है तो थोड़ा वो कम चाहिए, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट और फार्मूला ही पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को लाभ उठा पाएँ। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक के पूरे आपको आंसर की बता दिए हैं, कौन क्वेश्चन का कौन सा करेक्ट है, ये सारा कुछ हमने आपके साथ डिस्कस किया है। तो वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगी है, तो आप इसे शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपकी और कुछ क्वेरी है, आप और किसी टॉपिक पर वीडियो पाना चाहते हैं, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।